नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस राजनीतिक वार्तालाप में और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए आपके जाने-पहचाने ओंकार चौधरी जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत नमस्कार है संजय जी, ओंकार जी। आपको भी और दर्शकों को भी। ओंकार जी, दिल्ली में सुना इंडी अलायंस में बड़ी हलचल है। हलचल होनी भी चाहिए, देर से शुरू हुई है क्योंकि पिछले 6-7 महीने से तो वैसी बैठकों का दौर चल रहा था। चाय का, लंच का, डिनर का, तमाशे का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मिलने-जुलने का, तमाम तरह की अटकलों को हवा देने का। क्योंकि अ, पहली बैठक में 16 दल, दूसरी में 20-22, फिर 26-28 का दावा। लेकिन संयोजक तक तय नहीं कर पा रहे थे, सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला क्या होगा, ये भी तय नहीं कर पा रहे थे। फिर कहा गया कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, वो साथ में बैठ कर के चर्चा करके सीट फाइनल करेंगे। बहरहाल संयोजक तो पता नहीं बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन कम से कम सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ चर्चाएँ शुरू हुई हैं। जी हाँ, जी 4 हाँ। दिन पहले, 3 दिन पहले बिहार को लेकर के आरजेडी के साथ कांग्रेस ने चर्चा की थी और ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि जो नीतीश 2019 के इलेक्शन में और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी लालू यादव पर तमाम तरह के तंज कस रहे थे और उन पर बहुत आक्रामक थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उस समय। उन्होंने अब आश्चर्यजनक रूप से लालू यादव को ही अपना सिरमौर मान लिया कि आप ही हमारे बिहाफ पर भी कांग्रेस से बात कर लीजिए और सीट शेयरिंग तय कर लीजिए। कांग्रेस को कितनी लड़नी है, हमें कितनी लड़नी है, मिल इतने बैठ सभ्य करके। कैसे हो गए नीतीश कुमार जी? जी, जी। तो नहीं, नहीं, वो सभ्य नहीं हुए हैं, बेहद चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। और वो शब्द का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता, थोड़ा-सा असभ्यता हो जाती है कि हुँ। जो कौवा होता है, वो कहाँ चोंच मारता है जाकर के, वो सियाना तो बहुत बनता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके उसके या उसके हिस्से में क्या आता है, ये सब जानते हैं। तो ज़्यादा ये चालाक कौवा ही गू खाता है। जी, तो ये इनका हाल जो है लगभग वैसा ही है। ज़्यादा चालाकी लेने के देने पड़ गए इनको और अब हालात ये हैं कि वापसी की राह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि भाव ही नहीं दे रही है इनको, आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। रास्ता तो सब नापेंगे बीजेपी तक का, जब बीजेपी कोई सिग्नल दे, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहे किसी भी स्तर पर। तो ये संकेत ये भी देते हैं संजय जी, अगर नीतीश कांग्रेस के साथ बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं या उनका कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि नीतीश जो है वो कांग्रेस से काफ़ी नाराज़ हैं और ये इंडिकेशन बीच में मिलने शुरू हो गए थे। क्योंकि शुरू-शुरू में जब इन्होंने इनिशिएट किया था सबको बुलाने को, इकट्ठा करने को, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए 2024 में एक गैर भाजपा दलों का एक मजबूत गठबंधन खड़ा करने को, तब कांग्रेस ने इनको इशारा किया था कि भई आप संयोजक होंगे और चेहरा आप हों, इसकी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो नीतीश कुमार को ये गलतफ़हमी हो गई थी कि अ, अगर मेरा जनाधार खिसक रहा है बिहार में, मैं 115 से 73 पर और 73 से 43 पर आ गया हूँ और मेरी अपनी व्यक्तिगत और सांगठनिक, यानी जदयू की भी अपनी इतनी हैसियत बची नहीं है कि इंडिपेंडेंटली लड़ कर के मैं सम्मानजनक सीटें ले आऊँ लोकसभा में। तो ऐसे में अगर मुझे चेहरा बना दिया जाता है या संयोजक बना दिया जाता है, तो हो सकता है कि
मतदाताओं में एक सकारात्मक संदेश जाए, शायद उनके भीतर एक उत्साह जग जाए मेरे प्रति, मेरे दल के प्रति, और जो खोया हुआ मेरा जनाधार है, इतनी तेजी से जो खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका जो खिसकन है वो थोड़ा-सा मंद हो जाए, पर वो हो ना सका। और उसके पीछे कौन-कौन लोग हैं, अब तो ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। अभी 4 दिन पहले ही जब शुरू हुआ था कि नीतीश को शायद संयोजक बनाया जा रहा है, फलाने ने ढिमकाने से बात की, ढिमकाने ने उनसे बात की, आपस में फ़ोन पर बात हो रही है, वर्चुअली एक मीटिंग होगी और उसमें तय हो जाएगा, नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। तो पता लग गया कि बंगाल से जो है, कलकत्ता से फ़ोन कॉल आ गई 2-4 लोगों के पास में कि क्या कर रहे हैं आप? अगर नीतीश को आप 2024 में चेहरा बना कर के पेश करेंगे, किसी भी रूप में, चाहे संयोजक के तौर पे या कैसे भी, तो इसका लाभ किसी और को तो मिलेगा नहीं, हमें तो मिलेगा नहीं। ये तो नीतीश कुमार को लाभ मिल जाएगा, यानी मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हो जाएगा। तो वो फिर से जो है ठंडे बस्ते में मामला डाल दिया गया। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ममता बनर्जी से भी नाराज़ हैं, केजरीवाल से भी नाराज़ हैं, राहुल गांधी से भी नाराज़ हैं और अपने आप से भी नाराज़ हैं। और अपने आप से तो इतने नाराज़ हैं कि बताते हैं कि जिन्होंने ये उनको सलाह दी थी, नेक सलाह दी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाइए और लालू जी और कांग्रेस के साथ मिलकर के फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए। तो उन राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के साथ उन्होंने पिछले दिनों क्या किया है, ये भी हम सब जानते हैं। तो वो सबसे नाराज़ हैं इस समय और समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या? जहाँ तक दूसरी बैठकों का प्रश्न है संजय जी, तो आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हुई है और मुकुल वासनिक ने ब्रीफ भी किया है मीडिया को। बताया है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। जी। पंजाब को दिल्ली को ही लेकर के नहीं, केजरीवाल चाहते हैं कि गुजरात और हरियाणा भी डिस्कस हो। गोवा यानी भी? हाँ, वहाँ भी सीट शेयर करे कांग्रेस। हुँ। तो आप ये देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है, सुखपाल सिंह खेरा को करीब 100 दिन पहले 95 डेज़ पहले पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 8 साल पुराने किसी ड्रग्स के केस में, और ये इनके किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अभी 4 दिन पहले उनको ज़मानत मिली थी और जैसे ही ज़मानत मिलने के बाद वो बाहर आए, उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अरविंद केजरीवाल सरकार कांग्रेस की क्या गत किए हुए है, और इसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ मिलकर के सीट शेयरिंग के फार्मूले पर माथापच्ची कर रही है, 2 ढाई घंटे मीटिंग हुई है आज भी, तो आप कांग्रेस की मजबूरी और बेचारगी समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और जैसा कि आप बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए तो कांग्रेस जो है वो कह रही है कि हम 5 सीट लेंगे दिल्ली में और आम आदमी पार्टी 5 सीट बिल्कुल स्पष्ट है कि देने को तैयार नहीं होगी किसी भी तरह से। तो उन्होंने अपना जानबूझ के ये हरियाणा और गुजरात और गोवा वाला जो है ये जानबूझ के डाला है कि जिससे कांग्रेस इसको मना करे। हालाँकि कांग्रेस को गुजरात में तो इनको सारी सीटें दे देनी चाहिए कि भई तुम ऐसा करो तो हमको बाकी दे दो आप पंजाब में, आप गुजरात में 26 की 26 लड़ लो क्योंकि उनको पता है कि 26 में से एक भी इनके पास आनी है नहीं। तो क्यों नहीं कर लेते? कि भाई आप ऐसा करो आम आदमी पार्टी आप गुजरात में 26 लड़ दो, चलो 26 नहीं तो 13-13 लड़ लेते हैं और ऐसे ही बराबरी-बराबरी बाकी जगह कर लो, क्या दिक्कत है? मेरे सामने कुछ आंकड़े पड़े हैं और बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं संजय जी। पंजाब में जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें केवल संगरूर सीट आम आदमी पार्टी जीती थी। भगवंत मान ने 1,10,000 के अंतर से वो सीट जीत ली थी। और इसके अलावा आप ये देखिए कि कांग्रेस 8 सीटें जीती। अमृतसर, खडूर साहब, आनंदपुर साहब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, फरीदकोट,
और पटियाला। और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीती थी, गुरदासपुर, होशियारपुर। अकाली दल फिरोजपुर और बठिंडा ये सीटें जीती थी और संगरूर से भगवंत मान जीते थे। और साहब, मैं ये देख रहा था कि पंजाब में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी लोकसभा चुनाव में। तो वो हर जगह कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जहां जीती वहां कांग्रेस सेकंड, और जहां अकाली दल जीते वहां कांग्रेस सेकंड। कांग्रेस जहां जीती है वहां पर अकाली वो सेकंड। आम आदमी पार्टी तो बस संगरूर जीती और कहीं सेकंड नहीं थी। ऐसी हालत में आप 13 की 13 सीटों पर दावा ठोकना, और जो कांग्रेस 8 सीटें जीती थी 2019 में उनको आउटसाइडली रिजेक्ट करना, ये क्या शो करता है? ये बात ठीक है कि जब ये सब बैलेंस सीट लेकर के बैठे होंगे कि जी ठीक है 2019 तो ठीक है कि आप 8 सीटें जीत गए, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तो हम 92 सीट जीत करके आए हैं, और जो 8 लोकसभा क्षेत्र में आप कामयाब हुए थे उनकी भी, उनके तहत भी जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं जरा उन पर भी नजर दौड़ा लो कि हमने कौन कौन सी सीटें जीत रखी हैं। तो ये चालाकी के साथ में ब्लैकमेल कर रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस का पंजाब में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत दावा बनता है कम से कम आधी सीटों पर। अगर वहां पर 13 सीटें हैं तो 7 सीटें 8 सीटें जहां से कांग्रेस जीती थी वहां उसका दावा बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वहां पर कांग्रेस को 3-4 सीट से ज्यादा देने पर सहमत होंगे। तो ये तो आलम है कांग्रेस के दबने का और दूसरे दलों के द्वारा उनको दबाने का। अब ये देखिए, दिल्ली दिल्ली के भी यहाँ आंकड़े में देख रहा था। दिल्ली में जो 7 की 7 सीटें हैं वो 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी भी हारी थी, कांग्रेस भी हारी थी। लेकिन अगर हम 2020 फरवरी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती, 70 में से 53.57% वोट शेयर लिया। बीजेपी 8 सीटों पर जीती, 5 की बढ़त उसकी थी। आम आदमी पार्टी की 5 घटी थी पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी का वोट शेयर 38.51% था और गेन किया था उसने 6% के आसपास। कांग्रेस 4.27 विधानसभा चुनाव में केवल 4.25% वोट शेयर। और पिछले चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव 2015 वाले में, कांग्रेस का वोट शेयर 10% भी नहीं था, 9.65% था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे 1 साल पहले ही, तो कांग्रेस को कितने वोट मिले थे संजय जी? 22.51%। 22.5% वोट शेयर दिल्ली में कांग्रेस को मिला था, और आम आदमी पार्टी को कितना मिला था? 18.11। यानी कांग्रेस से वो करीब और करीब भारतीय जनता पार्टी को 50 से ऊपर 57 समझिए, 56.86, और 10% इंक्रीज हुआ था उसका, मतलब 2014 के मुकाबले। तो ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में लोकसभा के दृष्टिगत और पंजाब में भी लोकसभा के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी के दावे नहीं बनते हैं। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर कांग्रेस को तरजीह देते हैं लोग, आम आदमी पार्टी को तरजीह नहीं देते हैं दोनों राज्यों में। लेकिन जो आतिशी गई थी, सौरभ भारद्वाज गए थे इनकी तरफ से, वो तो पूरी दावेदारी करके आए हैं, और इसीलिए सीटों पर कोई फैसला हो नहीं पाया है। मुकुल वासनिक ने जरूर कहा कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है,
लेकिन वो सौहार्द वहाँ सौहार्दपूर्ण का मतलब ये होता है कि आपस में गाली-गलौज नहीं हुई। और और कहा गया कि आगे फिर बैठक करेंगे। भाई हरियाणा ये में तो क्या मतलब है आपका सीट माँगने का, लोकसभा की सीट माँगने का? अरे हरियाणा में केजरीवाल कोई हरियाणा क्या का पुत्र है। कोई दावेदारी बनती है क्या? कोई अबे किस्सा नहीं है। केजरीवाल ने हरियाणा को ओबलाइज किया है वहाँ पैदा होके, आप ये तो सोचिए। हरियाणा को बहुत गालियाँ दी हैं साहब, पॉल्यूशन के मामले को लेकर के। ये वहाँ जन्मे ज़रूर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी शातिर करते हैं कि जब यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है, तो हरियाणा के सिर पर ठीकरा फोड़ते थे, और जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, पंजाब के सिर पर भी ठीकरा फोड़ते थे। अब मुझे लगता है कि पंजाब में पराली जलनी बंद हो चुकी है जब से भगवंत मान जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो पब्लिक को मतलब ऐसा नासमझ मानते हैं, बेवकूफ़ मानते हैं ये लोग, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। जी। चलिए ये तो बात हो गई यहाँ की, और अखिलेश ने तो वार्निंग ही दे दी है। वो तो कह रहे हैं कि साहब कि या तो यात्रा शुरू होने से पहले फाइनल कर लो, नहीं तो फिर हमारी जो मर्ज़ी होगी वो करेंगे। उधर बहन जी और अखिलेश यादव में बड़ी टसल चल रही है। इंडी अलायंस वाले बहन जी को लाना चाहते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नो, ओवर माय डेड बॉडी। मैं मरा भी इससे जो है वो किसी तरह से समझौता नहीं करूँगा। ऐसा क्या हो गया? देखिए, मायावती को इंडी अलायंस में आने से रोकने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे रह कर के अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। अभी दिल्ली का ही मैं आंकड़ा देख रहा था जब ये आपके शो में बैठने से पहले। मायावती ने पिछली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 68 प्रत्याशी खड़े किए थे, और उनको वोट शेयर कितना मिला था? 0.71%, 1% भी नहीं मिला था। जबकि मायावती को दिल्ली में ठीक-ठाक वोट मिलते रहे हैं। तो ये जो मायावती का वोट बैंक था, वोट बेस था, किसने हड़पा है वो? ज़ाहिर है अरविंद केजरीवाल ने हड़पा है, उनकी पार्टी ने हड़पा है। तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं चाहते हैं कि मायावती जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। इसी तरीके से अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि मायावती को उत्तर प्रदेश में महत्व मिले इंडिया अलायंस के भीतर। और जो बात आप कह रहे हैं कि साहब, जब मीडिया ने पूछा कि भई जब राहुल गांधी दल बल के साथ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी इस जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी? तो उन्होंने कहा कि साहब पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए, और ये केवल हम नहीं चाह रहे हैं, जो इस इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल हैं वो सब चाहते हैं कि इस यात्रा से पहले, यानी उनका संकेत ये है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, यानी नॉन कांग्रेस जितने घटक दल हैं आपस में हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं, और इसको लेकर के भी चिंतित हैं कि राहुल गांधी हमारे राज्यों से होकर के गुजरेंगे तो हुँ। तब हम क्या करेंगे? तो हम उनका स्वागत करेंगे मालाएं लेकर के, या अपने घरों में बैठे रहेंगे, या अपने प्रचार कार्य में लगे रहेंगे, या अपना अच्छा, अपनी ये सीटों में। राहुल गांधी की इस न्याय जोड़ो यात्रा के पीछे क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है? क्योंकि जो वही तो। पिछली वाली जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका तो देख लिया। अब जिन क्षेत्रों से ये लेके आ रहे हैं, वहाँ लोकसभा के हिसाब से कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं कांग्रेस पार्टी की। अरे तो ये साहब, क्यों लेके आ 14 रहे हैं यहाँ से? 14 स्टेट हैं, 355 लोकसभा सीट हैं, उनमें से केवल 14 सीटें 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। यानी 341 सीटों में कांग्रेस नहीं जीती थी। तो ये क्यों ऐसे टाइम पे शुरू की है यात्रा? सीधा सा जवाब है इसका कि एक तरफ 22 जनवरी आ रही है, और पूरे देश में एक राममय वातावरण बन रहा है, और जो कार्यक्रम की उस दिन के कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता होगी, वो चमत्कृत करेगी भारत को भी, भारत के लोगों को भी, और विदेशों में बैठे हुए लोगों तक भी बहुत बड़े मैसेज पहुंचने हैं।
उससे ठीक 8 दिन पहले आप ये यात्रा शुरू कर रहे हो। केवल इसलिए कि जो इनका अपना मीडिया है, इनका अपना मीडिया से मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है वो, जो इनकी पालकी को कंधों पर उठा कर के घूमते हैं, दिल्ली वाले भी हैं, दिल्ली के बाहर वाले भी, एक पूरा इकोसिस्टम है, वो भी हैं। वो सब भी इनकी पालकी अपने कंधों पर ठेल रहे हैं और अब तो मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, फुल हुँ, टाइम हुँ। प्रचारक हैं वो कांग्रेस के। जो कुछ यूट्यूबर हैं, वो लगे हुए हैं। अब उनको कैसे-कैसे 5 स्टार होटलों में ठहराया जाता है, उनके खर्चे उठाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। ये चीज़ें भी अब सामने आ चुकी हैं। यानी उनको सॉरी। एक तरीके से प्रायोजित किया जाता है कांग्रेस की तरफ से और वो फिर उसी हिसाब से नृत्य करते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर आकर के। तो ये सब लोग जो हैं, ये इस यात्रा के शुरू होने के बाद लग जाएँगे फिर से राहुल गांधी को एक महान नेता बताने के लिए उनकी पूरी ताकत लगेगी। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बहाने मीडिया में मुझे भी स्पेस मिल जाए। यानी डाइवर्ट हो जाए किसी तरीके से, जो स्पेस प्रधानमंत्री को मिलना है या भगवान राम को मिलना है या राम मंदिर को मिलना है या इस पूरे आयोजन को मिलना है, उसमें कुछ कट मैं मार दूं और मुझे कुछ थोड़ा-सा स्पेस मिलता रहे और मैं चर्चा में रहूं लोकसभा चुनाव से पहले। इसके अलावा संजय जी, इनके रणनीतिकारों को, खुद राहुल गांधी को, इनकी मम्मी को, किसी को ये गलतफ़हमी हो कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगे ये 14 राज्यों में एक यात्रा और निकाल कर के, ऐसा मुझे नहीं लगता। किसी को गलतफ़हमी नहीं है। हुँ। सबको पता है कि 2024 में होने क्या जा रहा है। सबको पता है कि कांग्रेस की क्या दशा अभी होने वाली है। ऐसा अच्छा इसमें कोई वो ऐसा कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट भी नहीं है क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ओपिनियन पोल वाले और एग्ज़िट पोल वाले जो हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी ये चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जो ओपिनियन पोल और एग्ज़िट पोल 2019 में आए थे, तो 2019 में लगभग एक मत से सबने जो है वो एनडीए की सरकार बनवाई थी। उसमें बस अंतर यही था कि 350 जो थे वो 2-3 लोगों ने ही दिए थे, लेकिन 300 के ऊपर तो 90% लोग दे रहे थे और जो और नहीं भी दे रहे थे, वो भी सरकार तो बनवा ही रहे थे। तो ये इस प्रकार का एक बिल्कुल एक मत जैसा वो था, वही इस वर्ष भी दिख रहा है। वही लगभग इस वर्ष भी दिख रहा है। बिल्कुल। तो किसी को गलतफ़हमी नहीं है। कांग्रेस वालों को भी, वामपंथियों को भी नहीं, इनके साथ जो इंडिया अलायंस के जितने सहयोगी सहयोगी हैं भी कि नहीं एक-दूसरे की टाँग खींचने में ज़्यादा लगे हुए हैं, उनको भी किसी को कोई शक शुबा है नहीं। जिस तरह का वातावरण देश के भीतर बन गया है और अब तो विदेशों में भी जो जिनको हम महाशक्ति कहते हैं, उनको भी पता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी पता है, सबको पता है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा है रवैया विदेशों का भी, सबको जानकारी है कि मोदी ही तीसरी बार देश की बागडोर सँभालने वाले हैं। तो इनको कोई गलतफ़हमी है नहीं। बस ये किसी तरीके से मीडिया में स्थान पाए रहें, एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते रहना चाहते हैं। जैसा हमने पार्लियामेंट में भी देखा है, पार्लियामेंट के बाहर भी देखा है, वैसे ही ये इस यात्रा के ज़रिए करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दूसरा हेतु है। जी, और जो 2 रोचक झगड़े चल रहे हैं, उसमें से एक अखिलेश ने बताते हैं इनको 2 सीटों तक ही सीमित करने को कहा है और ये माँग रहे हैं वहाँ पर 11 से 13 सीट और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता ने कहा है भई 2 सीट चाहिए तुम्हारी जीती हुई पिछली बार की तो ले लो, वरना हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मज़े करो। उधर अधीर रंजन चौधरी जो है वो रोज़ अपनी तरफ से ममता दीदी को गालियाँ दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या होते देख रहे हैं आप? कोई इनका समझौता संभव है क्या?
नहीं, कुछ नहीं होगा संजय जी। अगर ये 2 सीटों को लेकर के संतुष्ट होना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी जो इनकी जीती हुई दोनों सीटें हैं, वो छोड़ सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी का जो स्वभाव है, जिस तरीके से वो डोमिनेट करती हैं, मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी इन पर मेहरबान होगी? 2 के बजाय 4-6 सीटें इनके लिए छोड़ेगी? मुझे नहीं लगता। और वामपंथियों के लिए तो बिल्कुल ही उन्होंने लकीर खींच दी है कि वामपंथियों को तो हम कोई सीट देंगे नहीं। तो पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ऑलरेडी बयान दे चुकी है। अभी मेरे विचार से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी का ही भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला होगा। और जैसे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था भटिंडा की सभा में कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डालो, ऐसे ही वो भी पश्चिम बंगाल में एक हवा यही बना रही हैं, एक माहौल यही बना रही हैं, संकेत यही दे रही हैं कि यहाँ तो हम और भारतीय जनता पार्टी ही दंगल के मैदान में कूदेंगे। आप लोग दर्शक की भूमिका में रहना चाहते हैं तो रहिए। ये रेफरी भी बनाने को तैयार नहीं है वामपंथियों को और कांग्रेस वालों को। वो कह रही हैं कि आप दर्शक की भूमिका में रहिए, यहाँ तो लंगोट कस के हम ही उतरेंगे मैदान में, आप बाहर रहिए। तो पश्चिम बंगाल का तो ये हो गया। यानी पश्चिम बंगाल में तो गठबंधन होने नहीं जा रहा है। और अगर 2 सीटें ममता बनर्जी ने छोड़ दी और कुछ पर जो एक तरीका होता है कि जी फ्रेंडली एक मैच होगा, वो इन्होंने अगर हिमाकत की, तो फिर वो इन 2 सीटों पर भी कुछ बंदोबस्त कर देगी कांग्रेस का। देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी संजय जी, और मेरे विचार से आपके प्रोग्राम में ये दूसरे जो गेस्ट आए हैं, उन्होंने भी बात कही है कि कुछ राज्यों के चुनाव परिणामों ने ये तो बिल्कुल बता दिया है कि 2024 में जो मुस्लिम वोटर हैं, वो कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। उनकी तरफ से ये संकेत है। तो चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों या दूसरे क्षत्रप हों, वो ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हमने ये मैसेज दे दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से जो एक ये निधि है मुस्लिम वोट बैंक की, वो हाँ, फिसल जाए। तो हुँ। इसलिए वो कांग्रेस के साथ वार्तालाप जो है जारी रखने का उपक्रम कर रहे हैं, प्रहसन कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। पर पता उनको भी है कि कांग्रेस की एक्चुअल में हैसियत क्या रह गई है अलग-अलग राज्यों में। तो जहाँ-जहाँ कांग्रेस की बात मान करके उसके सहयोगी दल उसकी हाँ में हाँ मिला करके ज़्यादा सीटें देते हैं, वहाँ उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और लालू यादव ने तो एक बार कह भी दिया था, पिछले चुनाव के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, तो वो भड़क भी पड़े थे एक बार। पर देखना ये दिलचस्प होगा कि अलग-अलग राज्यों में अल्टीमेटली कांग्रेस कितनी सीटों पर मान जाती है, क्योंकि कांग्रेस की तो मजबूरी है। उसको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अब एहसास हो चुका है कि तीसरी बार निरंतरता में अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम इन 52 सीट में कुछ ऐड नहीं कर पाए, तो फिर 2029 तो छोड़ दीजिए, फिर आगे 2034, 2039, फिर तो 2047 जो विकसित भारत का एक दावा और संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद ही जाकर के कोई संभावना बनेगी। तब तक राहुल गांधी कहाँ होंगे और ये इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल और ये सब कहाँ होंगे, कह नहीं सकते। पर जो दीवारों पर दिखाई दे रहा है, जो आसमान पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ये लोग चाह करके भी नहीं मिटा पाएंगे। वापसी हो रही है नरेंद्र मोदी की, और ये एक बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। लगातार कोई पार्टी अगर 15 साल सत्ता से बाहर रह जाए, तो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जिस तरह की भगदड़ मचती है और जो बेस खत्म होता है, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, 1984 के बाद तो कभी कांग्रेस को समग्रता में
यानी पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है। 1900 बिल्कुल, बिल 1989 देख लीजिए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव देख लीजिए, उसके बाद मनमोहन सिंह को भी देख लीजिए, कभी बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला। वो जोड़-तोड़ की सरकार ही बनाने के लिए अभिशप्त रही है कांग्रेस। और सबसे जो रोचक चल रहा है द्वंद्व, वो चल रहा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में द्वंद्व तो चल रहा है, हालाँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक समस्या है, सीटों का बँटवारा करने के लिए, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, उसने अपना बेस उस प्रकार नहीं बना पाया है, जो संगठन है, संगठन के ऊपर मजबूती से जो हावी होने का कार्य होना था, वो एकनाथ शिंदे नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब भी आप जहाँ भी आप पता करेंगे तो पता करेंगे कि जो ये शिवसेना की जो शाखाएँ चलती हैं, उसमें से शाखाओं में मेजॉरिटी शाखाएँ ये केवल 2 स्थानों पर ही ले पाए हैं। एक ठाणे में, जो इनका बेस है, और दूसरा वो ले पाए हैं आपके संभाजीनगर में। इसके अतिरिक्त मुंबई में कुछ शाखाएँ उनके पास आई हैं, बाकी सब जगह अधिकतर से अधिकतम शाखाएँ जो हैं वो साथ में हैं उद्धव ठाकरे की। तो एक उनको कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी? एक तो ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, अजीत पवार को कितनी देना चाहेगी? और फिर पूरा का पूरा जो बड़ा जो है वो सुरसा की तरह मुँह बाए हुए प्रश्न खड़ा हुआ है एमवीए के सामने, क्योंकि शिवसेना ने 23 सीटों का दावा कर दिया है, कांग्रेस ने 26 सीटों का दावा कर दिया है, सीटें 48 हैं, 49 के दावे हो चुके हैं, शरद पवार चुप हैं। इस गुत्थी को ज़रा सुलझाएँ। संजय जी, मुझे लगता ये है कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बीच में इसको लेकर के पहले ही वार्ताएँ हो चुकी हैं, यानी वार्ता फाइनल हो चुकी है। एकनाथ शिंदे को पता है अच्छे तरीके से कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 13 एमपी आए थे लोकसभा के, उन 13 सीटों में से भी कोई एक सीट है, और शायद इनके बेटे वाली ही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है। उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है, उसको लेकर के कहीं थोड़ा-सा है क्लैश। बाकी इसके ज़्यादा एकनाथ शिंदे की कोई महत्वाकांक्षा हो लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही समझा दिया गया है। थोड़ा बहुत संकट अगर आएगा तो वो अ, अजित पवार की तरफ से आएगा। हालाँकि अजित पवार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी का कुल मिलाकर के क्या एसेट था, 4 ही एमपी तो जीत करके आए थे इनके, और एक चंद्रपुर से कांग्रेस का जीत करके आया था। तो जो गठबंधन था उस समय एनसीपी कांग्रेस का, उसको 5 ही सीटें मिली थी 48 में से। और एक इंडिपेंडेंट थी वो नवनीत। नवनीत, और एक जो औरंगाबाद वाली सीट जो संभाजी एक नगर के नाम औरंगाबाद से वाली जाना जीती जाता, थी। वो जो है ओवैसी की पार्टी का जलील जीते थे। तो हुँ, ये इस तरीके से था सारा। तो जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके सामने भी तो संकट यही आ रहा है इस समय। भई आपके 18 में से अगर 13 एमपी चले गए हैं, तो फिर आप 23 सीटों पर दावा कैसे कर रहे हैं? 23, 18, 13 तो भाग गए ना आपके। तो उन पे आप कैसे दावेदारी कर रहे हैं? तो एक फेक जो है नैरेटिव बनाने की मतदाताओं के बीच में भी और सहयोगियों के बीच में भी उद्धव ठाकरे संजय राउत के ज़रिए करवा रहे हैं। तो वो सिरे चढ़ नहीं पाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि इस समय सबसे वीक पोजीशन में इस एमवीए में या इंडी अलायंस में अगर कोई है तो वो उद्धव ठाकरे ही है। शरद पवार गिमिक्री जानते हैं, तरीके जानते हैं, चतुर सुजान हैं राजनीति के, और कांग्रेस तो खेली खाई है। भले ही लोकसभा चुनाव में उसकी केवल 1 सीट आई थी, उनके वो एमपी भी नहीं रहे थे चंद्रपुर वाले, पर कांग्रेस बहुत धैर्य के साथ, चुपचाप, खामोशी के साथ चीज़ों को घटने देती है, और जब अवसर आता है तो फिर वो कह बता देती है कि हम तो इतनी सीटों पर जाएँगे, आप सहमत हों तो, ना हो तो। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में संकट जो है एमवीए में ज़्यादा बड़ा है,
इधर कम है। इधर अजित पवार का थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनका मुँह ज़्यादा तो नहीं खुलता है, पर वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाना है और बड़े भाई की भूमिका में भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हों, पर बड़े भाई की भूमिका में तो भारतीय जनता पार्टी ही है और नरेंद्र मोदी ही चूँकि प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ बिग ब्रदर की भूमिका में रहेगी, सीटों के लिहाज से भी, टिकट बंटवारे के लिहाज से भी। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये स्थिति आ गई है। एमवीए के भीतर क्या होगा? एमवीए में तो डंडा बज रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा बस। उसमें उसमें जो हालात हैं, क्योंकि इनको एक बीमारी है संजय राउत को। ये सुबह सज संवर करके जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो 10-5 टीवी चैनलों के मराठी भाषा के जो टीवी चैनल हैं, उनके कैमरा पर्सन और कुछ संवाददाता खड़े रहते हैं। अब इनको रोज़ाना जुगाली करने की आदत है, कुछ ना कुछ कहने की आदत है और ये जब बोलना शुरू करते हैं, तो भूल जाते हैं कि जो इनके सहयोगी हैं, एमवीए के घटक दल हैं, ठीक है, आप प्रधानमंत्री के बारे में, अमित शाह के बारे में, एकनाथ शिंदे के बारे में, अजित पवार के बारे में कुछ भी कहिए, वो चल जाएगा। लेकिन आप जब सीट शेयरिंग को लेकर के और दावेदारी को लेकर के बोलना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये याद रखना पड़ेगा कि आपके एमवीए के घटक दल जो हैं वो मतलब आप लोगों की हैसियत से कहीं बड़े हैं। शरद पवार भले ही पूरे महाराष्ट्र के लीडर कभी ना बन पाए हों, पर मुख्यमंत्री तो रहे हैं और एक नाम भी है उनका, महाराष्ट्र से बाहर नाम भी है उनका, एक कद भी है, उनका 5 दशक से अधिक का राजनीतिक जीवन भी है, बल्कि अब तो 6 दशक का है, क्योंकि 28 साल की उम्र में तो वो 29 साल की उम्र में तो पहली बार एमएलए ही बन गए थे, 38 साल की उम्र में पहली बार चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो उनका एक अपना कद है, अपना नाम भी है। तो जब ये बढ़-चढ़ करके एक तरफ़ा दावेदारी ठोक देते हैं सीटों को लेकर के, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं और पिछले दिनों शरद पवार की पार्टी की तरफ से बयान आ भी गया था कि थोड़ा-सा संयम दिखाएँ, जल्दबाज़ी ना करें, इस तरह की चीज़ें ना करें कि जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आगे चल कर के पैदा हो जाएँ। तो अभी जूतम पेजाब चल रहा है, अंदर खाने चल रहा है। अभी बाहर वो चीज़ें निकल कर के नहीं आई हैं। कांग्रेस ने भी तो 25 सीटों पर दावा ठोका है वहाँ पे 26। और हाँ, तो और 23 सीटों पे इन्होंने ठोक दिया है। तो 26 शिवसेना और ने। 23 वो ये तो 48 सीटों से भी ज़्यादा बैठ जाती हैं। तो सवाल ये हाँ। है कि फिर एनसीपी क्या करेगी? कहाँ जाकर के जो है डुबकी लगाएगी? अरब सागर में या कहाँ खाड़ी में किस तरफ जाए? तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे महाराष्ट्र पे इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बारीक नज़र है, वो तैयारी भी है वैसे उसकी। पिछली बार महाराष्ट्र में 1 मिनट में चेक करता हूँ कि कांग्रेस और ये कितने-कितने पे लड़ी थी। मेरे ख़्याल से 26 और 22 पे लड़ी थी। तभी इन्होंने अपनी जो 23 लड़ी थी, उसके ऊपर क्लेम कर दिया और उन्होंने 22 लड़ी थी, उसके ऊपर क्लेम कर दिया। नहीं, इन्होंने हाँ, उन्होंने 26 पे कर दिया, इन्होंने 23 पे कर दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन गई है। एनसीपी ने 19 लड़ी थी और कांग्रेस ने 25 लड़ी थी। ये इनकी स्थिति थी। बाकी इन्होंने किसको दी थी? नहीं, 25 वो और 48 हो जाती हैं शायद। 25 और 19 ये मेरे सामने खुला हुआ है ये। हाँ, तो 3 इनके सीट सहयोगी रहे होंगे, कंटेस्टेड 2 या 3। एनसीपी 19, आईएनसी 25 और उसके अलावा बहुजन अघाड़ी ने सारी लड़ी थी लगभग 47। तो इसकी जो छोटी-छोटी और पार्टीज़ हैं, इनको इन्होंने दी होंगी।
जी, जी, जी। तो ये इनका पूरा का पूरा खाका है। तो फिर उन्होंने 26 मांग ली, शिवसेना ने 23 मांग ली, 49 ये हो गई, तो एनसीपी भी 20 तो मांगेगी। चुनाव आयोग के सामने संकट है अब। वो इतने कम समय में परिसीमन करा करके इतनी सीटें कैसे बढ़ा सकती है? तो चुनाव आयोग तो नहीं कर पाएगा कुछ, इन्हीं लोगों को थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी। समस्या गंभीर है। अच्छा, एक और अंत में ये भी डिस्कस कर लें कि जो मुद्दे जो बन रहे हैं उसमें ये जो पूरा का पूरा जो इंडी गठबंधन है वो राम मंदिर को लेके अभी भी पूरी तरह से असमंजस में है, और कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर की वेदी पर हवन में इनकी आहुति चढ़ जाए। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है 15 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधिमंडल है वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा है। अजय लल्लू ने, जो इनके अविनाश पांडे हैं और जो अभी इनके अध्यक्ष बने थे अजय राय, लखनऊ में उन्होंने बताया है मीडिया को कि हम 15 जनवरी को जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, और भगवान राम की महिमा प्रश्न का तो भी। प्रश्न तो ये है कि जिनको प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण किया गया है वो क्या करेंगे? शिवसेना को सं... किया नहीं गया। नहीं, उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत ही हास्य और उससे सराबोर थी। आप कह रहे हैं कि साहब हमें निमंत्रण पत्र नहीं आया है और हमें निमंत्रण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है, हमें जाना होगा तो हम चले जाएंगे। सॉरी, जी पानी जी, फंस गया। वो तो एडिट हो जाएगा उतना वो। जी जी, हाँ। तो जो उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी निमंत्रण पत्र नहीं मिलने को लेकर के शिकवे शिकायत करने के लिए, उसमें अजीबोगरीब अंतर विरोधी बातें उन्होंने की। एक तरफ तो आप शिकायत कर रहे हो कि निमंत्रण पत्र हमको नहीं भेजा गया है और ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम बन करके रह गया है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि निमंत्रण पत्र की हमें ज़रूरत भी नहीं है और हम तो जब चाहेंगे तब चले जाएँगे। ये लगभग वैसी ही बात है जैसे अखिलेश यादव ने अपनी कुंठा निकाली या अपना फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर किया कि साहब जब भगवान राम हमें बुलाएँगे तो हम चले जाएँगे। और उसी अंदाज में शरद पवार ने भी कहा था कि निमंत्रण पत्र तो हमें भी नहीं मिला है और अगर मिलता तो हम तब भी नहीं जाते। तो ये निमंत्रण पत्र मिलने, ना मिलने को लेकर के, जाने, ना जाने को लेकर के जो ये बयानबाज़ी हैं और इसके पीछे का हेतु क्या है, ये भी अब समझ में तो आ रहा है कि बहुत सारे लोग बयानबाज़ी एक्चुअल में कर क्यों रहे हैं। क्योंकि रामलला हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे और तारीख नहीं बताएँगे। इनमें से अधिकांश चेहरे ये व्यंग कसते थे। नीतीश का भी एक वीडियो वायरल है। इन दिनों तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल जाती हैं कि आपने अतीत में क्या-क्या कह रखा है। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे का भी एक वीडियो वायरल है जिसमें वो यही व्यंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पर कि तारीख नहीं बताएँगे। अब तारीख तो छोड़ो, अब तो लोकार्पण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। संत समाज से लेकर के तमाम देश-विदेश की हस्तियाँ जो हैं वो अयोध्या पहुँच रही हैं। कल ही चंपत राय ने बताया कि 50 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो उस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहेंगे। तो अब इनकी समझ में आ रहा है और शायद तब और अधिक आए जब हफ्ता 10 दिन रह जाएँगे और करीब पहुँच रहे हैं। तो उसके बाद जो वातावरण बनेगा देश-विदेश में और जिस तरह से प्रसारण की व्यवस्थाएँ की गई हैं, टाइम्स स्क्वायर से लेकर के हर जगह जो है, अमेरिका में भी अहम-अहम जगहों पर सार्वजनिक तौर पर उसका
प्रसारण का बंदोबस्त किया जा रहा है, प्रदर्शन का व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। उसके बाद शायद इनको ज़्यादा इस बात का एहसास होगा कि अतीत में उन्होंने जो बयानबाज़ी की थी, मतलब असहज करने के लिए बीजेपी नेतृत्व को, वो अब इन पर उल्टी पड़ रही है। इसका कोई फ़ायदा तो क्या होता इनको ये जाते भी तो? नुकसान ज़रूर उतना हो जाएगा, क्योंकि अब पब्लिक इतनी नासमझ तो रही नहीं है संजय जी, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कौन अब तक बाधक बनता रहा है इसके रास्ते में, कौन किस तरह की खिल्लियाँ मज़ाक उड़ाने की कोशिश करता रहा है, और अब जब अवसर आया है, तो भी किस तरह की पोस्चरिंग ली जा रही है, किस तरह की बयानबाज़ी की जा रही है। जी, बिल्कुल, तो बड़ा रोचक होने वाला है सभी कुछ। आइए इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय बहुत-बहुत हिंद, जय धन्यवाद। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।